प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम के साथ कुंडली विश्लेषण का। आज का जो विषय है, इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को सूर्य और बुध की स्थिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। सामान्यतया लग्न जो है वो व्यक्ति का संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। वहां से आप ये देखेंगे कि व्यक्ति का समुचित जीवन, समग्र जीवन कैसा रहने वाला है। और वहां पे अगर कोई भी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में अर्थात मजबूत होकर बैठ जाए तो कुंडली ये संकेत देती है कि जातक का जीवन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था बना के बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। तो अगर विचार करते हैं किसी जातक की कुंडली के लग्न में सूर्य और बुध विराजमान हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों ग्रह एक साथ बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिल जाते हैं। कई बार सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ ही किसी एक भाव में देखने को मिल जाते हैं। सबसे अच्छी स्थिति यह होती है कि तीनों ग्रह अलग अलग बैठे हों। उससे अच्छी स्थिति यह होती है कि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों। फिर उससे अच्छी स्थिति सूर्य और शुक्र वाली नहीं होती, बुध और शुक्र वाली होती है। पर सामान्यतः मैं यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ, इसमें लग्न कुंडली के लग्न में ही सूर्य और बुध का बैठना, जहां बुध लग्नेश होकर लग्न में बैठे हैं वहीं सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। इसको थोड़ी सी स्थिति में अगर स्पष्ट कर दूं तो लग्न भाव में सूर्य और बुध का बैठना व्यक्ति को निश्चित रूप से बुद्धिमान, जिज्ञासु, कृतज्ञ, तार्किक बुद्धि से युक्त होना, समझदारी से निर्णय लेना, हंसोड़ प्रवृत्ति का, गंभीर हंसोड़ भी है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सीरियस ही है, पर गंभीर भी है और हंसमुख प्रवृत्ति का होता है। तर्कहीन नहीं है, तर्कशील है, अपने शील की सुरक्षा करने वाला है, मान भंग करने वाला नहीं है, किसी का अपमान करने वाला नहीं है। सारे अच्छे और दिव्य गुणों का व्यक्ति के जीवन में संचार देखा जाता है। इसके अतिरिक्त लग्न में अगर सूर्य बुध हो जाएंगे तो जातक का जीवन बड़ा ही शांति से बीत जाता है, चाहे वो जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हो। इसमें एक और भी अद्भुत बात ये होती है, कहा गया शास्त्र में, शुक्रो 10 सहस्राणि बुद्धो 10 शतानि च। लग्न में बुध 1000 दोषों का समन कर देते हैं। और अगर लग्नेश होकर के बैठेंगे लग्न में तो भद्र योग बनाएंगे। पर सामान्य जो बात स्थिति यहाँ पे बन रही है उसमें बुध वक्री हैं 9 अंश पे और सूर्य हैं 11 अंश पे। इस कारण से बुध यहाँ अस्त हो जाएंगे और वक्री होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। बुध का वक्री होना तो समझ में आता है, या अस्त होना भी समझ में आता है। बुध अस्त होकर के भी कई बार परिणाम दे जाते हैं, लेकिन अस्त के साथ वक्री होना ये कई बार निष्पक्षता नहीं कर पाते, जातक के विपक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। इस वजह से वक्त पे चीज़ों का भूलना या बार बार पढ़ने की एक प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। बुद्धिमत्ता, कृतज्ञता, कुशाग्रता, जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी बहुत बाधित होती है ना यहाँ पे। लेकिन इसके सारे अच्छे फल मिलते हैं। बुद्धादित्य योग इसको कहते हैं, भद्र योग इसको कहेंगे। लेकिन वक्री के साथ अस्त हो जाने के कारण, और वो भी वक्री हुए हैं तो 9 अंश के वक्री हुए हैं, जहां वो कई बार डेविएट होकर 12वें भाव की तरफ जाएंगे। बहुत स्पष्टतया मैं ये बात समझा रहा हूं कि यहाँ बुध जो है वो लग्न में बैठे हैं, पर इनका 40 से 50% परिणाम 12वें भाव का मिलेगा, अर्थात सिंह राशि का 12वें भाव का मिलेगा। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में कभी कभी चुनौतियों का सामना भी स्वीकार करना पड़ेगा या पड़ सकता है। लेकिन हाँ, उसकी प्रकृति अच्छी है, क्योंकि नवमांश चक्र में भी वो ग्रह अपना नीच भंग राजयोग बना रहा है। शुक्र और बुध एक साथ बैठे हुए हैं और उच्च के हो रहे हैं सूर्य। दशमांशा चक्र में भी लग्न के अधिपति होकर के गुरु भाग्य में बुध के साथ बैठे हैं और सूर्य का संबंध है। मतलब यहाँ पे जो कमजोरी दिखाई दे रही थी लग्न चक्र में, वो दशमांशा चक्र में जाकर के समुचित और पूरी हो जा रही है। तो क्या कहा मैंने कि अगर ग्रह लग्न चक्र में थोड़ा कमजोर होता हो, लेकिन अगर नवमांशा या दशमांशा चक्र में अगर वो अच्छा भी बन रहा हो, तो जातक की कुंडली मजबूती को प्राप्त कर जाती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम को यहां से आगे बढ़ाते हैं और इस कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देते हैं।
जन्म होता है जातक का अश्विन माह में, अश्विन माह में जन्मे हैं और ये दक्षिणायन का समय होता है कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि मतलब अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि मतलब पितर पक्ष में जातक का जन्म हुआ, महालया पर्व जिसको कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से जातक का जीवन शुभ प्रभावों से युक्त होगा। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लक्ष्य की प्राप्ति, कंसंट्रेशन, बुद्धिमत्ता, ये सब जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। एक समान व्यवहार व्यक्ति सबके साथ करने वाला होता है। भाद्रपद का भी प्रभाव है, इस वजह से देखने में व्यक्ति बड़ा सुंदर, पतली और छोटी दांत वाला, मीठी मुस्कान, उन्नत नासिका, मजबूत और अच्छी ग्रीवा, किसी को भी आकृष्ट करने वाली सुंदरता, ऐसा। उसके बाद शरद ऋतु से जन्मे होने से कभी कभी व्यक्ति का मन घर के काम में थोड़ा कम लगे या थोड़ा आलसी होता है। शुक्ल पक्ष तो नहीं, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और जन्म हुआ है जातक का कितने बजे? कृष्ण पक्ष में सुबह का जन्म है, सुबह 7 बजे का। हाँ, क्योंकि सूर्य लग्न में है तो सुबह का जन्म है, प्रातः काल का। कृष्ण पक्ष के दिन का जन्म जातक के पक्ष में काम करेगा और जातक को धनवान, सुखी और मतिमान बनाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जातक का आत्मविश्वास और उसका तर्क दोनों एक साथ उसके साथ उसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र, विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। ओम विश्वकर्मणे नमः। घर को सजा कर रखना चाहिए। जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे की सफाई खुद से करनी चाहिए। काले तिल का दान करना चाहिए। कुश की चटाई, मट्ठा, लस्सी, छाछ जिसे कहते हैं उसे दान करना चाहिए। मीठा जल, पशुओं की सेवा, ये सब करने से बल बढ़ेगा। घर की सफाई, जिस घर को आप रह रहे हैं, जिस घर में, उस कमरे की सफाई कम से कम आपको खुद से करना चाहिए। उसमें कोई ऐसा कोई हिस्सेदारी नहीं हो कि मैं रहती हूँ तो तुम भी करो, तुम रहती हो तो मैं भी करूँ, ऐसा वाला कोई भाव नहीं है। व्यतिपात योग, शूद्र वर्ण और देवगण, इसके कारण, देवगण के कारण व्यक्ति में सात्विकता, शुद्धता और श्रेष्ठता बनी रहेगी। पर शूद्र वर्ण के कारण कभी कभी आधुनिक विचार हावी होंगे और परंपरा के पालन में कई बार व्यक्ति का विश्वास कम होगा। संस्कृति और सभ्यता को कई बार व्यक्ति प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखेगा और बहुत सारे आधुनिक विचारों से सहमत होने के कारण कई बार माता और पिता के बीच मतभेद का कारण बनेगा। ऐसा भी हो सकता है, हमें इसका ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के इस कुंडली में अच्छी बात है, जन्म रविवार को हुआ है और सूर्य लग्न में विराजमान है। दशम स्थान में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, जहां मजबूत विषदोष का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 5 अंश के चंद्रमा हैं, 5 अंश के शनि है, 4 अंश के चंद्रमा। वो ग्रह युद्ध की स्थिति भी तो नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से वहां पे विष दोष तो निश्चित रूप से बनेगा। इस कारण से जातक के करियर में कभी कभी मतभेद दिखाई देगा, लेकिन प्राप्त होने की जो बात होगी वो 11वें भाव के गुरु व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त कराने में सहयोगी होंगे। पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नर। जातक जो रविवार को जन्मा होता है वो दाता होता है, दानी होता है, समाज को देने वाला होता है, चरित्रवान होता है, नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, गंभीर और अनुशासन में विश्वास रखने वाला, सरकार की व्यवस्था में विश्वास करने वाला भी होता है। सूर्य बुद्ध के कारण तर्क बुद्धि बहुत ज्यादा जागृत होती है और बहुत ही इसे श्रेष्ठ बात कहेंगे, मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पंचांग के बाद आपका अध्ययन ये करा दूं कि ग्रह कौन से कितनी डिग्री पे बैठे हैं। अब अगर मैं ग्रह के डिग्री की बात करूं तो सबसे पहले कन्या लग्न की कुंडली के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो एक सामान्य फल की व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत मजबूती से, अच्छाई से निभा लेगा। ये पहला फल होगा। डिग्री में ग्रह 11 अंश का बैठा है, उसका समग्र जो भाव है वो सिर्फ वही नहीं बैठे हैं सूर्य, बल्कि वो यहाँ भी देख रहे हैं। मतलब व्यक्ति की कुंडली में सूर्य लग्न में और सप्तम भाव में दोनों से प्रभावित होते हुए जातक को परिणाम करेंगे और दिनचर्या में एनर्जी डालेंगे, व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करेंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे और गंभीर बुद्धि का चरित्रवान भी बनाएंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद की स्थिति भी लेके आएंगे। उसका कारण होगा कि जिस भाव पर शनि की दृष्टि है उस भाव पर सूर्य का भी प्रभाव है, लेकिन मतभेद ही दिखेगा, वो टूटने की स्थिति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सप्तमेश पहले ही उच्च राशि में विराजमान है और अपने भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव व्यक्ति का सुरक्षित है, 12वां भाव भी मित्रस्थ होकर के मंगल बैठे हुए हैं। इस वजह से दाम्पत्य में लग्न कुंडली को देख करके कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। सूर्य की दृष्टि का बल जातक के पक्ष में काम करेगा। चरित्रवान दाम्पत्य, अच्छा मतलब चरित्र से युक्त दाम्पत्य बीतता है। तर्क, दर्शन, ये सब दाम्पत्य में स्पाउस में देखने को मिल जाता है। सत्य बोलने वाला, गंभीर, अच्छी बुद्धि का, अच्छी मानसिकता का, धर्म पालन करने वाला, आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, ऐसा पति मिलेगा।
उसके बाद अगर पति पत्नी की बात हो गई, चंद्रमा की बात करेंगे तो 4 अंश पे बैठे हैं, जो वहीं बैठे हैं जहां बैठे हैं, मतलब उनकी दृष्टि कहीं नहीं जाएगी। इस वजह से चंद्रमा जातक को कई बार स्वतंत्र अपना कारोबार करने वाला भी बना सकते हैं। उस चंद्रमा के ठीक पीछे राहु बैठे हैं, जो कभी कभी व्यक्ति को अपनी दशा काल में भ्रम और बुद्धि में मलिनता दे सकते हैं। उसी चंद्रमा से गुरु भी दूसरे भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को धनवान तो बनाएंगे, पर कई बार यहाँ भी मति भ्रम की स्थिति तो दे ही देंगे, क्योंकि गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं। मंगल का प्रभाव अगर देखें तो कन्या लग्न की कुंडली के लिए सबसे खराब भाव के स्वामी अर्थात अष्टमेश और तृतीय भाव के स्वामी होकर मंगल देव विराजमान होते हैं। 12वें भाव में बैठे हैं। अष्टमेश का 12वें भाव में जाना, चतुर्थ दृष्टि से जन्म कुंडली के तीसरे भाव को देखना, गुरु की भी दृष्टि जारी है, राहु का भी प्रभाव है, मतलब पराक्रमेश पराक्रम को देख रहे हैं। गुरु उस भाव में शुभ प्रभावों की वृद्धि कर रहे हैं। राहु अपने उच्च की राशि को, वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। सामान्यतः थोड़ी बहुत अशुभ परिणामों के साथ, भाई बहनों के साथ अशुभ परिणामों के साथ गुरु और मंगल की दृष्टि तृतीय भाव पे जाएगी तो अच्छाई देगी, लेकिन कई बार मित्र और सहपाठी सहयोगियों के कारण व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। लेकिन मंगल चूंकि 12वें भाव में बलवान होकर बैठे हैं, उनके ठीक पीछे गुरु उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके ठीक आगे सूर्य बुध उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो मंगल का प्रभाव इस कुंडली में चाहे जितना भी वो नीचे जाना चाहे, चाह करके भी वो जातक के पक्ष में काम करने वाले बनेंगे। दृष्टि का बल भी उनका काम करेगा, और उनकी चौथी दृष्टि व्यक्ति को पराक्रमी, 7वीं दृष्टि व्यक्ति को मेडिकल के क्षेत्र में सफलता देने वाली, और 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7वें भाव पे पढ़ के जातक को एनर्जी और दिनचर्या में बल देने वाली, कन्विंसिंग कैपेसिटी से युक्त जातक की बुद्धि को बनाने वाली होगी। बुधदेव जन्म कुंडली में 9 अंश पे वक्री हैं, और वो वक्री के साथ अस्त भी हैं। इस वजह से उनका डेविएशन होगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ परिणाम करेंगे। कभी कभी व्यक्ति को उग्र स्वभाव का बना देंगे, पीठ पीछे बुराई करने वाला बनाएंगे, दब्बू स्वभाव का भी बुद्ध बना सकते हैं। वक्त पे बुद्धि काम ना करे, चपलता कई बार व्यक्ति को जब किसी के साथ वो करता है तो सामने वाला उसकी बात समझ जाता है। मतलब हमें तिकड़मी दिमाग नहीं रखना है, स्पष्टवादिता रखनी है और गंभीरता अपने स्वभाव में बनाकर रखने की आवश्यकता है। बाकी बुद्ध का प्रभाव 7वें भाव पे भी पड़ेगा, तो यहाँ पे व्यक्ति सूर्य, बुध, गुरु, शनि, सारे ग्रह, लगभग जन्म कुंडली के 7वें भाव पे सभी ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र को छोड़ करके। गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सूर्य और बुध की दृष्टि है। 5 ग्रह की दृष्टि यहाँ पे आ गई है ना, मंगल, सूर्य, बुध, गुरु और शनि। तो जन्म कुंडली का 7वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिव है या बलवान हो गया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि सप्तमेश सप्तम को देख रहे हैं, 12वें के स्वामी सप्तम को देख रहे हैं, लग्नेश सप्तम को देख रहे हैं। कन्या लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश षष्ठेश होकर के 7वें भाव पे देखना, ये विवाह को मतलब कई स्वरूपों में विभक्त करने वाला या कई स्वरूप दिखाने वाला, कभी विवाह में अच्छा लगे, कभी विवाह में बुरा लगे, इस तरीके का भाव प्रदर्शित होते हुए दिखाई दे रहा है। इतना मतलब पंचम भाव, 7वें भाव पे सभी ग्रहों का प्रभाव है, तो शिक्षकीय गुण, कन्फ्यूजन, कन्विंसिंग पावर, ये सब देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 17 अंश का है, इस वजह से उनकी दृष्टि यहाँ भी काम करेगी। 7वें भाव के बाद सब 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे पराक्रमी, 5म भाव पे संतान दाम्पत्य का सुख, लेकिन थोड़ा कमजोर क्योंकि नीच दृष्टि जा रही है, और 9वीं दृष्टि अपने भाव पे जाएगी, तो दाम्पत्य की सुरक्षा, नौकरी और दिनचर्या को संचालित और व्यवस्थित करने में जातक की मदद करेगी। उसके बाद विवाह बहुत अच्छा रहे, विवाह की सुरक्षा बहुत अच्छी रहे, धर्म, दर्शन, आध्यात्म, दृष्टिकोण, सत्य असत्य को समझना, चरित्र बल, ये सब बहुत अच्छा रहे, क्योंकि सूर्य भी लग्न में विराजमान है बुध के साथ, तो व्यक्ति का नैतिक पतन कभी भी नहीं होता है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र भी 19 अंश पे बैठे हैं, व्यक्ति को खूब सुंदर, अच्छी बुद्धि का, अनुभवी, गंभीर, चिंतन करने वाला, अच्छी आयु, सुखद बचपन का काल, अपने हिसाब से व्यक्ति जीता है, माता पिता का कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहता है, और कुटुंबजनों का भरपूर सहयोग, नेत्र में कोई विकार नहीं, स्किन में कोई विकार नहीं, कोई बड़ी और गहरी बीमारी नहीं, अच्छी मृत्यु, सुखद जीवन, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में शुक्र दे रहे हैं। उनकी एकमात्र दृष्टि जन्म कुंडली के 8वें भाव पे जाएगी। अष्टमेश जन्म कुंडली में मित्रस्थ होकर के बैठे हैं, 8वें भाव पर शुक्र की दृष्टि, 8वें भाव से केंद्र में उच्च के गुरु 8वें भाव को बलवान बनाएंगे, जिससे व्यक्ति का रिसर्च, ज्ञान, ससुराल में सास और ससुर का सुख, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी और उत्तम पक्ष में बनती हुई नजर आ रही हैं।
कुल मिलाकर के अभी तक जितने भी ग्रह बने वो सब जातक के पक्ष में काम करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद शनि है जो यहीं बैठे हैं, मतलब उनकी दृष्टि नहीं जाएगी, न तो वो मंगल को देखेंगे, न तो वो चतुर्थ को देखेंगे, न तो वो सप्तम को देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दृष्टि की बात की थी, लेकिन डिग्री के बल के कारण शनि का डिग्री बल कमजोर है, 5 अंश के हैं। इस कारण से वो कभी कभी कारोबार में कंपटीशन या प्रतियोगिता देंगे, कभी कभी उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, लेकिन हाँ वो सरकारी क्षेत्र, सरकारी कॉलेज या पिता के सहयोग से एक अच्छी एजुकेशन जातक को निश्चित रूप से मिल जाती है। स्वतंत्र कारोबार भी व्यक्ति कल को करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है। दशमांशा चक्र तो इस कुंडली का बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप इसको किसी एक क्षेत्र में डिवीजन इसका नहीं कर सकते। व्यक्ति किसी भी सेक्टर को हाथ लगाए तो उसमें सफलता अपने पक्ष में कर ही लेती है। राहु जन्म कुंडली में 17 अंश के हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, भाव का स्वामी स्वग्रही है, योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं, उनका बल कहीं से भी कमजोर नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे राहु भी जातक के पक्ष में काम करेंगे। दृष्टि लग्न पे जाएगी तो कभी कभी आत्मविश्वास की कमजोरी करेगी, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी करेगी, बुद्धि को तर्कहीन या वक्त पे बुद्धि काम ना करे ऐसा प्रभाव दे सकती है। मति भ्रम या कामोत्तेजक भावनाओं की वृद्धि कई बार राहु अपनी दशा अंतरदशा में कर सकते हैं। उसके बाद राहु की जो दूसरी दृष्टि है जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे, पराक्रमी, भाई बहनों से मतभेद। नवम भाव पर उनकी मित्र की दृष्टि जारी है, जहां पहले से गुरु भी देख रहे हैं। नवमेश पंचम भाव पे, पंचमेश दसम स्थान में बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सबसे श्रेष्ठ राजयोग बना रहा है। क्लियर है? तो ये बात रही दृष्टि की। अब मैं बात नक्षत्र की कर देता हूं। अब बात अगर नक्षत्र की करेंगे तो सबसे पहले तो सूर्य की ही बात होगी। सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जातक के पक्ष में काम करेंगे, पराक्रमी बनाएंगे, बौद्धिक लक्षणों से युक्त बनाएंगे, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला बनाएंगे, गंभीर चिंतन करने वाला और साहसिक निर्णय लेने में मदद करने वाला बनाएंगे। अपनी दशा काल में जातक को खूब ऊंचाई पर ले जाने वाला बनाएंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में मृगशिरा में है, इस वजह से यहाँ जातक के जीवन में ऊर्जा का नित्य नव संचार होता रहेगा। अपनी दशा काल में चंद्रमा जातक को निर्णय लेने में और मजबूत निर्णय लेने में सहयोगी साबित होंगे। मंगलदेव जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ पे कभी कभी स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, सामान्यतया कभी कभी अपच या हार्मोन से संबंधित समस्या। क्यों ऐसा? क्योंकि 12वें हैं और राहु और केतु के एक्सिस में है। केतु यहाँ जन्म कुंडली में एक्सिस में है, इस वजह से ऐसी बात दिखाई दे रही है। बुधदेव जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, जो व्यक्ति को बुद्धिमान, तर्कशील, न्यायप्रिय, गंभीर चिंतन करने वाला, दूरदृष्टता और कभी भी बहुत ज़्यादा आक्रामक न हो जाना, ऐसा मतलब बैलेंस क्रोध करने वाला। देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा में बैठ करके कभी कभी जातक के जीवन के सकारात्मक प्रभावों को कमजोर या खींचतान में लेके आ सकते हैं। या सामान्यतया देवगुरु बृहस्पति आश्लेषा नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति को पित्त, वात और कफ से संबंधित समस्या देने वाले बन सकते हैं आश्लेषा के कारण। शुक्रदेव जन्म कुंडली में स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं, राहु जन्म कुंडली में रोहिणी में। तो राहु तो ठीक है, पर शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति के जीवन में धन और व्यय आना जाना लगा रहे। व्यक्ति का व्यय होता है, उसको कई बार मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि पराक्रम के बाद परिणाम, अगर पराक्रम की बात करते हैं तो इसके ठीक पीछे ही परिणाम भाव में शुक्र बैठे हैं, बलवान होकर के बैठे हैं, धन भाव में मालव्य योग लगा रहे हैं। गुरु से वो भाव केंद्र में है, द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय में लग्न बलवान, लाभ बलवान, दशम बलवान, सारे ग्रह लगभग बलवान होकर बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे शुक्रदेव कुटुंब, वाणी, धन, विद्या, बुद्धि, पारिवारिक सुख, ससुराल का सुख, अच्छी नैतिक शिक्षा, ये सारी बातें देने वाले बनेंगे। जबकि शनिदेव जन्म कुंडली में मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, जो जातक के कभी कभी मन, बुद्धि, चित्त में उग्रता और व्यग्रता, भविष्य की चिंता देने वाले बनेंगे अपनी दशा काल में। जबकि राहुदेव व्यक्ति को शुद्ध, शांत, मनस्वी, गंभीर, बेहतरीन और राजनीति करने वाला, बहुत छोटी राजनीति न करने वाला, लेकिन हाँ कभी कभी नैतिकीय तत्वों से राहु कमजोरी का पक्ष भी दिखाने वाले बन रहे हैं। मतलब व्यक्ति अपने मन से करना चाहता है बहुत सारी चीज़ें। क्लियर है? वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता है, उन्मुक्त होकर के रहना चाहता है। ये सबका स्वभाव होता है, जबकि यहाँ पे भी ये बात देखने को मिल रही है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा और सीधा आपको दशमांशा चक्र पे लेके आता हूँ।
लग्न के स्वामी जो यहाँ लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वो दशमांसा चक्र के लग्नेश है। लग्न के अधिपति होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, जहां पे दो शुभ ग्रह पहले ही विराजमान हैं, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध यहाँ भी साथ में हैं। यहाँ पे थोड़े अलग हैं, लेकिन सूर्य फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में है। बुध ने अपना नीच भंग कराया शुक्र के कारण। पंचम भाव में मंगल स्वग्रही, चंद्रमा नीच के बैठे थे लग्नेश होकर पंचम भाव में। शनि का जो प्रभाव था वो मंगल के कारण कभी कभी कमजोर हो रहा था। यहाँ पे दाम्पत्य में कभी कभी मतभेद या प्रेम विवाह की संकल्पना देखने को मिलती है। दशमांसा चक्र में शनि और चंद्रमा का एक साथ बैठना ये बहुत ही अच्छी स्थिति को दिखा रहा है, क्योंकि अष्टम स्थान में शनि कभी भी कमजोर परिणाम करेंगे नहीं। भाव का स्वामी वही बैठा है, इस वजह से उसके रिसर्च को और भी ज्यादा ग्रोथ देंगे। यहाँ शुक्र और मंगल बैठे हैं, तो शुक्र जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं। जो धनु लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश अगर जन्म कुंडली के लाभेश के साथ बैठा हो तो पंचम और लाभ का संबंध व्यक्ति को यश और प्रतिष्ठा देने वाला और साथ ही साथ अपने समस्त शिक्षाओं की पूर्ति करने में सहयोगी ये शुक्र और मंगल दोनों हो जाएंगे। गुरु, सूर्य और बुध जातक के पक्ष में पहले ही करियर के लाभ के लिए काम करेंगे, जबकि चंद्रमा भी स्वग्रही होकर व्यक्ति को डीप थॉट एनालिसिस और बहुत अच्छा व्यू देंगे, जहां व्यक्ति डॉक्टरी के क्षेत्र में, सर्जन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर लेता है और कई बार एनेस्थीसिया वगैरह के क्षेत्रों में भी उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है या अच्छा डॉक्टर उस तरफ का भी बन जाता है। स्किन डिजीज के योग भी बने हैं और कई बार यहाँ पे जो पंचम भाव बना हुआ है शुक्र मंगल के कारण वहाँ पे व्यक्ति स्त्री रोग विशेषज्ञ भी बन सकता है। मतलब बहुत सारे क्षेत्र में। सामान्यतः यहाँ पे एक बात कह दूं, अगर कुंडली के ग्रह अच्छे हैं तो आप कहीं भी हाथ डालिए शुद्ध सोना बनेगा। तो दशमांसा चक्र में ग्रह का प्रभाव बहुत मजबूत बन रहा है। योग कारक ग्रह केंद्र में, योग कारक ग्रह केंद्र में, योग कारक ग्रह केंद्र में अगर बैठे हों तो ठीक है, नहीं तो त्रिकोण में सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तो सूर्य तो त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण में बुध बैठे हैं, दशमेश होकर के नवम में बैठे हैं, लग्नेश होकर के भाग्य में गुरु बैठे हैं, पंचमेश होकर के मंगल पंचम में बैठे हैं, लाभेश होकर के शुक्र लाभ को देख रहे हैं, अष्टमेश होकर के चंद्रमा अष्टम के कारक शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो इसमें जरा भी कोई संदेह वाली बात नहीं है कि व्यक्ति के पास धन आएगा और अच्छा धन आएगा। मतलब करियर जातक का बड़ा ही शुद्ध और सफल है। अब इसके बाद मैं नवमांश पे थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो लग्न कुंडली के लाभ भाव के स्वामी नवमांसा के लग्नेश बन रहे हैं। पंचम भाव में भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं जो सप्तम भाव के स्वामी हैं। विवाह के बाद भी व्यक्ति कई बार लोगों को पसंद करने लगता है और ये कई बार व्याभिचारता का दोष आपको कमजोर कर सकता है, धनहीन बना सकता है, स्त्रीहीन बना सकता है। वक्त पर ही गर्भाधान करें, क्योंकि पंचम भाव में शनि और मंगल बैठे हैं। तो गर्भाधान अगर विवाह हो तो समुचित समय पे हो, शुभ मुहूर्त में हो, अच्छे लगन में हो, है ना। उसके बाद गर्भाधान करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करें। विवाह होने से पहले विवाह के सुख भोगने की प्रवृत्ति कई बार शनि मंगल देने लगते हैं, इससे बचना होगा। इसका दूसरा कारण है क्योंकि मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे भी जा रहा है। अष्टमेश जन्म कुंडली के पंचम में बैठे हैं, तो व्यक्ति का जो रिसर्च है वो कई बार प्रभावित होता है। आसपास के मित्रों से कई बार व्यक्ति का लगाव इतना बढ़ जाए कि उसके लिए व्यक्ति माता और पिता से भी मतभेद करने की स्थिति में चला जाता है। ऐसा नहीं होना होगा, नहीं करना होगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि मंगल बैठे हैं। ये कई बार मुझे चिंता का कारण लग रहे हैं। यहाँ पे शनि मंगल का एक साथ बैठना बहुत अच्छा नहीं होगा। ये प्रेम को भ्रमित करते हैं और प्रेम होने से पहले व्यक्ति को कई बार धोखा या नुकसान भी मिलता है। ऐसे लोगों से सावधान होना होगा, मित्रों को पहचानना होगा। क्लियर है। अब उसके बाद मैं आपका ध्यान अष्टक वर्ग की तरफ लेके आता हूँ। अष्टक वर्ग के अगर बारे में बात करें तो हमें अपने व्यक्तित्व पे काम करना होगा। हम बहुत ज़्यादा किसी से तर्क वितर्क ना करें। वाणी हमारी शुद्ध है, हम उसको और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमारे पास वाणी का सुख है, वाणी से हम धन कमा सकते हैं। शुक्र द्वितीय भाव में बैठे जरूर हैं, लेकिन उसको अंक बड़ा कम मिल रहा है गोचर के हिसाब से भी। इस वजह से हमें अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार को और भी ज़्यादा कुशलता प्रदान करनी होगी। उसके बाद हमारा पराक्रम 100% अच्छा है। हम कार्मिक ज़्यादा हैं, भाग्यवादी कम है, और या धार्मिक कम है और भाग्यवादी कम है। पराक्रमी ज़्यादा है, कार्मिक ज़्यादा है। हम काम पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। मानसिक शांति को और भी ज़्यादा बलवान बनाने के लिए माता के साथ अच्छे संबंध विकसित करने होंगे। पिता का आदर करना होगा। बड़े छोटे भाई बहनों का सुख और भी ज़्यादा बढ़े, उनके साथ हमारी नज़दीकियाँ बढ़ें। हम उन्हें समझें, उनको जगह दें, उनको स्पेस दें, उनको भी समझें और उनका आदर करें। इस वजह से हमारा यश और भी ज़्यादा फैलेगा। उसके बाद नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है। व्यापार आप दूसरे नंबर पे कर सकते हैं, क्योंकि गुरु उच्च के बैठे हैं सप्तमेश होकर के। तो इस बात के 200% योग बने हैं कि व्यक्ति कल को अपना स्वतंत्र कारोबार कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
रिसर्च का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल का क्षेत्र इस कुंडली के लिए 100% बहुत अच्छा है। भाग्यशाली हैं आप राहु के कारण, लेकिन हाँ, अंधभक्त नहीं है। और सामान्यतः इस कुंडली में तर्क बल कई बार आधुनिक प्रभावों से प्रभावित होते हुए भी देखा जाता है। जैसे बहुत बार ये क्यों करता है, ये क्यों करना है, यही क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इस तरीके के जो तर्क बल आते हैं वो राहु के कारण आते हैं, शनि और चंद्रमा के कारण आते हैं। मन बुद्धि चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है वो शनि और चंद्रमा के कारण है। जो व्यवस्थाओं में विश्वास अविश्वास में बदलता है, जो कई बार परंपराओं में कई बार अविश्वास होता है, संस्कृति सभ्यता पे व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो वो शनि और चंद्रमा के कारण लगाएगा। माता और पिता के बीच के हेडक की चिंता की बढ़ने की का जो कारण होगा वो शनि और चंद्रमा के कारण होगा। क्लियर है? बाकी सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया के लोग आपके बारे में आपकी सच्चाई नहीं जानेंगे कि आपके अंदर क्या पल रहा है, पर आपका व्यवहार उनके लिए चाहे जैसा हो सबके लिए अच्छा होगा। इस वजह से आपकी बुराई कभी भी समाज के सामने प्रकट नहीं होगी, वो अंदर दबी रहेगी। उसके बाद ये कुंडली अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाएगी। लाभ का योग बना हुआ है, व्यक्ति समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ऋण का लेन देन, धन का लेन देन व्यक्ति नहीं करना चाहता है। बड़ा ही कई बार एकदम परफेक्ट हो जाता है, या कई बार बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। बहुत सावधानी से किसी पर विश्वास करना चाहिए या करना है, नहीं तो हमारा कई बार नुकसान हो सकता है। हम इस बात की चिंता मुझे यहाँ पे भी सता रही है। तो इतनी सारी लग्न, नवांश, दशमांश, अब मैं विभिन्न वर्ग चार्ट से आपका अध्ययन कर देता हूँ। तो कुंडली को समझिए, किस दशा काल में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, इस बात की चिंता शुक्र, राहु और केतु दे रहे हैं। मतलब राहु, केतु और शुक्र की दशा में हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है, जिसमें पित्त अर्थात पाचन तंत्र, राहु और केतु में भुजाओं में दर्द, कमर दर्द और कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद सूर्य, बुध, मंगल कभी कभी नाभि के नीचे के क्षेत्र को परेशान कर सकते हैं, भुजाओं में दर्द दे सकते हैं। बाकी शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध और गुरु आपको स्वास्थ्य में लाभ देने वाले ग्रह बन रहे हैं। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित लाभ बढ़ेगा शुक्र की दशा में, चंद्रमा की दशा में और शनि की दशा में। लाभ तो इस कुंडली में गुरु भी देते हुए नजर आ रहे हैं, पर मंगल, सूर्य और बुध ये कई बार राहु, केतु भूमि, भवन, वाहन से संबंधित चिंताओं की वृद्धि कर सकते हैं। अर्थात इस दशा काल में हम कोई भी बड़ी डील गाड़ी और भवन भूमि के लिए नहीं करेंगे। भाग्य का बल मिलेगा चंद्रमा की दशा में, सूर्य, बुध की दशा में, शुक्र की दशा में, जबकि कभी कभी गुरु घुमा फिरा करके आपको भाग्य का सुख देंगे, ये बात भी पक्की है। धन के मामले में शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य की दशा धनदायक होगी, जबकि राहु, केतु, चंद्रमा, गुरु, शनि की दशा मेहनत करके धन प्राप्त कराएगी। आपको इस दशा काल में मेहनत करना होगा, या इस दशा काल तक हमें अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लेना है, हमें काम करना है। संतान का पक्ष इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है, बल्कि संतति होने के बाद, विवाह के बाद संतति होगी, उसके बाद भाग्य और करियर और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी को प्राप्त करेगा, इसमें 1% भी संशय नहीं है। संतति नौकरी करने वाली हो, आपके ही क्षेत्रों से उसको विकास मिले, ये भी बात हो सकती है। बुध की जब दशा आएगी तो भगवान में भक्ति का बल बढ़ेगा। शुक्र और मंगल की दशा में आधुनिकता और तर्क बल बढ़ेगा, जबकि गुरु और सूर्य की दशा में व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के साथ भगवान के प्रति प्रीति बनाकर रखेगा। विद्या अध्ययन में सूर्य और मंगल सहयोगी होंगे। शुक्र और चंद्रमा बाहर जाकर के अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति के करियर को ऊंचाई प्रदान करेंगे। गुरु भी आपके करियर में सहयोगी साबित हो रहे हैं। राहु, केतु और बुध कई बार करियर में मतभेद या दो राह पर खड़ा होना या उसमें संशय उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है? ये विभिन्न वर्ग चार्ट की बात हो गई। अब मैं इस कुंडली की कुछ बेसिक विषयों से आपका अध्ययन करा देता हूं। सामान्यतया इस कुंडली में विवाह पूरब दिशा की तरफ हो, तुला राशि तुला लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों से। भवन जिसमें आप निवास करें वो उत्तर दिशा का हो, उत्तरी फ्रंट का मकान अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपको दक्षिण और पूरब दिशा की तरफ जाना चाहिए। राशियां आप कर्क, कर्क, मकर और वृषभ वालों से मित्रता कर सकते हैं। शत्रुता न करें वृश्चिक, सिंह और मेष वालों से। उसके बाद नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी दान करना अच्छा रहेगा। हस्त, श्रवण, भरणी, अनुराधा और रोहिणी ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन शनिवार और बुधवार का अच्छा रहेगा। रंग हरा अच्छा रहेगा और कई बार तो नीला भी अच्छा रहेगा। हालांकि नीला नहीं धारण करें तो आप सफ़ेद या क्रीम कलर भी धारण कर सकते हैं। काले रंगों से बचने की आवश्यकता है। दिन मैंने बता दिया। इतनी सारी बातें। चंद्रमा से 12वें भाव में जो राहु बैठे हैं वो कई बार आपको
स्वास्थ्य में और भ्रम में लेके जा सकते हैं। शनि और चंद्रमा का विष दोष आपके माता पिता के बीच मतभेद या घर में कलह का कारण या कई बार समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसमें आपको निगेटिव रोल प्ले करेंगे। जबकि चंद्रमा से द्वितीय भाव के गुरु आपको ज्ञानी, सुखी मानसिकता का और श्रेष्ठ बुद्धि का, अच्छी वाणी का बनाएंगे। चंद्रमा से तीसरे घर के मंगल आपको पराक्रमी और यथेष्ट पराक्रम करने वाला, कभी भी पराक्रम से जी ना चुराने वाला बनाएंगे। चंद्रमा से चौथे घर के जो सूर्य बैठे हैं वो आपको युक्ति संगत बात नहीं करने वाला और कई बार अपनी एनर्जी और अपने संसाधन का सतत इस्तेमाल नहीं करने वाला। गीता जी के चौथे अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है। गीता जी के चौथे अध्याय का 29वां 30वां श्लोक है जिसमें यही बात कही है कि अगर आप अपने संसाधन का समुचित इस्तेमाल नहीं करते हैं और ईश्वर में उसका समर्पण नहीं करते हैं तो आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जितने भी संसाधन आपको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं उसका श्रेष्ठ लाभ या श्रेष्ठ उसका जो समायोजन है वो भगवान को ही समर्पित कर देना है। जितना अच्छा दूध भगवान को अर्पित करेंगे उतना ही आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। सामान्य बात है, हम भगवान को सबसे श्रेष्ठ और अच्छी वस्तु ही अर्पित करते हैं और उसका कारण है क्योंकि जो भी हम अर्पित करते हैं उसका चतुर्गुणित चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमारे जीवन में वापस वो चीज़ें प्रकट होती हैं। क्लियर है? इस वजह से ये बात ध्यान रखिए कि आपके पास जितना भी संसाधन है उसका समुचित इस्तेमाल होता रहे और उस संसाधन पे सिर्फ आपका ही नहीं अपितु सभी समाज का अधिकार है। क्लियर है? गुरु की दशा अभी चल रही है। गुरु आपको अपनी दशा काल में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और कई बार थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, जब गुरु में राहु आएंगे 2035 में तो चिंता देंगे। गुरु में शुक्र अच्छा रहेगा, गुरु में बुध अच्छे रहेंगे, गुरु में केतु भी अच्छे रहेंगे, गुरु में सूर्य, गुरु में चंद्रमा, गुरु में मंगल, ये सब ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं। गुरु में राहु कष्ट दे सकते हैं। जबकि शनि की दशा जब आएगी तो कहा सर्वे ग्रह स्वकीयासु दशा स्वंतर दशासु च, है ना, ये ऐसा करके स्वम फलम नैव यक्षन्ति स्व संबंधी फलप्रद। इसका अर्थ है कि सभी ग्रह अपनी दशा काल में अपनी ही अंतर दशा में फल ना के बराबर करते हैं। तो जब शनि की महादशा लगेगी 2037 के बाद 40 के दिसंबर तक, 2037 के दिसंबर से लेकर 2040 के दिसंबर तक जीवन में जो भी घटना होगी वो कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब तटस्थ होकर के वो दशा बीतेगी। घबराना नहीं होगा, उस समय फिर भी बड़ा काम होगा। ये वही काल रहेगा जहाँ से आपके जीवन में कुछ लोग गायब होंगे, कुछ की मृत्यु होगी, कुछ जीवन के लिए समाप्त हो जाएंगे, पर सामान्यतः उस समय आपके जीवन में वो लोग रहेंगे जिनको आपके जीवन में रहना चाहिए। कुछ ऐसे लोग शनि की दशा में छूटेंगे जिनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है या सामान्यतया वो आपके लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने लाभ के लिए आपसे जुड़े थे। उसके बाद शनि की दशा वो दशा ऐसी रहेगी जहाँ पे आप पूर्णतया अनुशासन के साथ काम करना चाहेंगे, कुछ नए लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, उसकी प्राप्ति होगी और व्यक्ति समस्त इच्छाओं की पूर्ति शनि की दशा में भी करता नजर आएगा, क्योंकि दशम स्थान में बैठे हैं, उनमें कोई भटकाव नहीं है, उनका बल गुरु स्वतः बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? मंगल उनका बल बढ़ा रहे हैं। शनि और मंगल का कोई प्रत्यक्ष संबंध जन्म कुंडली में नहीं बन रहा है, हालांकि वो अष्टम भाव पे दोनों की दृष्टि जा रही है, लेकिन शनि की दृष्टि का बल कम है, इस वजह से मंगल का ही खाली बल सप्तम भाव पे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है। इतनी सारी बातें। जब गुरु में राहु का अंतर आएगा तब आपको एक लाजवर धारण करना होगा और वो पूरी शनि की दशा तक पहनना होगा। जब बुध की महादशा शुरू हो जाए तब उस समय आपको ये रत्न उतार देना होगा। धर्म का पालन करें, गायों की सेवा करें, है ना, उसके बाद वृक्षारोपण करें। चंद्रमा मृगशीरा नक्षत्र में बैठे हैं, आपको पीपल, आपको अशोक, आपको नीम आदि का वृक्ष लगा देना चाहिए। साथ ही साथ नदियों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इतनी सारी बातें आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।